आर्शर सोचने लगा, ये रकम हाथ लगते ही मैं न्यूयॉर्क जाकर टैक्स कंसल्टेंट का काम शुरू कर दूंगा। एक बार पैसा मेरे हाथ आ जाए, फिर ये हेल्गा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। कार पोस्ट ऑफिस के बाहर पार्क करके सेक्रेटरी सीधा एक फोन बूथ के अंदर गया और जेनेवा में बर्नी का नंबर डायल किया। बर्नी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, तुम 2 घंटे बाद दोबारा मुझे फोन करना मैक्स। और इतना कहकर फोन बंद कर दिया। बर्नी के स्विट्जरलैंड में कई कॉन्टैक्ट थे। उनमें से एक लुगानो में था। उसका नाम था लकी बेलिनी। बर्नी ने उसका नंबर डायल किया। बर्नी ने कहा, लकी, मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसी इंफॉर्मेशन? लकी ने दूसरी ओर से पूछा, ये जो कैस्टन गोला पर हिलास विला है, उसमें कौन रहता है और वो किसका है? हिलास विला? लकी ने चौंक कर कहा, वो विला तो हर्मन रोल्फ का है। वो मर चुका है और अब उसकी पत्नी उसकी मालिक है। वो कभी कभार यहाँ आती रहती है, आजकल यहीं पर है। बर्नी मुस्कुराने लगा। तुम घर पर रुकना लकी, मैं शाम को वहीं पहुंच रहा हूं। कहकर बर्नी ने फोन बंद कर दिया। बर्नी ने एयरपोर्ट पर फोन करके अपने लिए एक एयर टैक्सी बुक करवाई। 2 घंटे बाद जब सेगेटी का फोन आया तो बर्नी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। तुम वैसे करो जैसे आर्शर कहता है और उस आदमी को विला से ले आओ। इससे आगे मैं निपटूंगा। सेगेटी ने पूछा, तुम हमें कहां पर मिलोगे? मैं तुम्हें 6 बजे एयरपोर्ट पर मिलूंगा। और फोन बंद कर दिया। रात ढलने का पता नहीं चला। क्रिस टेरेस में आया और हेल्गा अपनी फाइलों को एक तरफ रखकर उससे बातें करने लगी। फिर उन दोनों ने वहीं टेरेस पर इकट्ठे डिनर किया। डिनर के बाद क्रिस ने हेल्गा से कहा, अब तुम हिकल को उसके कमरे में भेज दो, फिर निश्चिंत होकर बेडरूम में बैठेंगे। सो हेल्गा ने हिकल को बाहर का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में जाने को कहा और क्रिस को अपने बेडरूम में ले गई। फिर क्रिस बाथरूम जाने के बहाने से कमरे से बाहर आया और एंट्री गेट के पास जाकर छिटकनी हटा दी। तब वो बाथरूम में गया और फ्लश बहाई और बेडरूम में आकर हेल्गा के पास बैठ गया। जब घड़ी की सुई ने 11 को छुआ तो गेट खुला और 2 आदमी नकाब पहने और हाथों में बंदूकें लिए बेडरूम के अंदर घुस गए। आर्शर अपने किराए के विला में गेट पर खड़ा था और बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। हर बीतते पल के साथ उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। कोई रात 11:30 बजे के करीब जब उसे मर्सिडीज विला के बाहर खड़ी होती दिखाई दी तो उसकी जान में जान आई। सबसे पहले ग्रेनविल मर्सिडीज से नीचे उतरा और लंबे लंबे डग भरता हुआ विला के अंदर चला आया। आर्शर ने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, कोई तकलीफ नहीं हुई, एकदम परफेक्ट काम हुआ है, अभी आराम से बात करते हैं। कहकर आर्शर सेगेटी और बिलमॉन्ट के पास आया और उनका भुगतान करके वहां से चलता कर दिया। आर्शर ने अलमारी के पास आकर विस्की की बोतल निकाली और 2 गिलासों में डालकर ग्रेनविल के सामने आकर बैठ गया और कहा, हाँ, अब तुम मुझे पूरा किस्सा सुनाओ। ग्रेनविल ने अपने गिलास से 2-3 चुस्कियां लेकर गिलास एक तरफ रख दिया। मैंने 9 बजे ही हेल्गा से कहकर हिकल को चलता करवा दिया था और हेल्गा के साथ बेडरूम में आ गया था। हेल्गा टीवी देखने में मग्न हो गई थी। तब मैं बहाना करके बेडरूम से बाहर आया और गेट खोल दिया। एन 11 बजे ये दोनों आदमी वहां पहुंचे और मुझे और हेल्गा को धमकाने लगे। उन्होंने हेल्गा से कहा कि यदि तुम मेरी खैर चाहती हो तो पुलिस को बताने की कोशिश मत करना। कल तक तुम्हें खबर मिल जाएगी कि इस आदमी की रिहाई के लिए तुम्हें कितनी फिरौती देनी है। हेल्गा ये सुनकर पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गई थी। फिर वे मुझे कार में बिठाकर यहाँ ले आए। अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो कैद से छूट कर आया हूँ। वो औरत तो तानाशाह है। आर्चर ने कहा, तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि हेल्गा वाकई तुम पर रीझी हुई है ना? इस बारे में निश्चिंत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो तुम पर रीझी हुई नहीं है तो पुलिस को रिपोर्ट कर देगी। इस बात से आर्शर और ग्रेनविल दोनों अनजान थे कि सेगेटी ने कुछ आगे जाकर अपनी फॉक्सवैगन
रोक दी थी और बेलमोंट बर्नी के कहे अनुसार विला वापस लौट आया था और चोरी छिपे रसोई में जाकर आधे खुले दरवाजे के साथ कान लगाकर आर्शर और ग्रेनविल की बातचीत सुन रहा था। बेलमोंट ने आर्शर की ये बात सुन ली थी कि हेल्गा वाकई तुम पर रीझी हुई है। इसके जवाब में ग्रेनविल ने कहा था, रीझी हुई? वो तो मेरे हाथों बिक चुकी है। जब मुझे किडनैप किया जा रहा था तो उसकी शक्ल देखते बनती थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। आर्शर ने कहा, गुड, एक्सीलेंट। अब हम अपने टारगेट के नजदीक पहुंच चुके हैं। कल मैं हेल्गा से मिलने जाऊंगा। इस मुलाकात के लिए मैंने कितने दिन इंतजार किए हैं ये मैं जानता हूं। ग्रेनविल ने जरा रुक कर कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जैक। हाँ, कहो ना। बात यह है जैक कि 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी रकम के लालच में किसी का भी दिल फिर सकता है। ग्रेनविल ने सीधे आर्शर की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ये कहा कि ये पैसा स्विस अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। मेरे पास क्या गारंटी है कि मुझे अपना हिस्सा मिलेगा? आर्शर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, क्या मैं इतना गया बीता लगने लगा हूं कि इस 2 कौड़ी के जिगोलो को मेरी बात पर विश्वास नहीं? आर्शर ने थोड़ा रोष से कहा, तुम्हें पूरा हिस्सा मिलेगा। हम इसमें आधे आधे के साझेदार हैं। ग्रेनविल ने कहा, वो तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरे पास क्या गारंटी है कि मुझे अपना हिस्सा मिलेगा? मुझे गारंटी चाहिए। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। देखो, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है जैक। जहां पर इतनी बड़ी रकम का सवाल होगा, मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। मेरे विचार में तुम भी ऐसा ही करोगे। आज से हम दोनों हर दम इकट्ठे रहेंगे। हम आज ही बैंक जाकर साझा खाता खोलेंगे। जब तुम्हें पैसा मिल जाएगा तो मैं अपना हिस्सा खुद निकाल लूंगा। आर्शर ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा कर लेते हैं। हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूं। मुझे मंजूर है। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। 20 लाख किसी के पास नगद नहीं रखा होता। एकदम से इतने पैसे का इंतजाम करने के लिए हेल्गा को अपने स्टॉक बेचने पड़ेंगे और मैं उसे तीसरे से चौथे दिन की मोहलत नहीं दूंगा। इस दौरान हम यहीं ठहरेंगे और तुम बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे। मैंने तुम्हारे खाने पीने के लिए हर चीज का इंतजाम कर रखा है। ग्रेनविल ने गिलास की विस्की खत्म करके कहा, हाँ, उसकी चिंता तुम मत करो। अब मैं जरा एक जरूरी काम की ओर देख लूं। और अलमारी खोलकर दराज में से एक पोलरॉइड कैमरा निकाला। ये मैं रास्ते से लेता आया था। क्यों? ग्रेनविल ने आश्चर्य से पूछा। सबूत छोड़ने के लिए। और दूसरे दराज से टोमेटो सॉस की एक बोतल निकाली। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हूं क्रिस। ये टोमेटो सॉस 20 लाख की है। इसी की वजह से हमें इतनी रकम मिलेगी। वो कैसे? ग्रेनविल ने पूछा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्शर क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। इस बीच बेलमोंट रसोई के दरवाजे से लॉबी में सरक आया और बैठक में झांकने लगा। 20 लाख हासिल करने के लिए कुछ न कुछ पापड़ बेलने ही पड़ते हैं क्रिस। अब तुम थोड़ी सी सॉस तुम्हारे चेहरे पर लगाने दो। उसके बाद तुम फर्श पर लेट जाना। फिर मैं पोलरॉइड कैमरे से तुम्हारी फोटो खींचूंगा। हेल्गा जब ये फोटो देखेगी तो फौरन रकम देने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं हेल्गा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हिंसा के नाम पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रेनविल अपना सिर पीछे झटक कर जोर जोर से हंसने लगा। क्या दिमाग पाया है तुमने? तो लो, लगाओ फिर मेरे चेहरे पर टोमेटो सॉस। बेलमोंट को लगा कि उसे काफी जानकारी मिल गई है। वो जिस भांति छिपकर विला के भीतर घुसा था उसी प्रकार बाहर निकल आया। थोड़ी ही दूरी पर सेकेटी फोक्सवैगन में बेलमोंट की राह देख रहा था। बेलमोंट के कार में सवार होते ही सेकेटी ने कार आगे बढ़ा दी। सेकेटी और बेलमोंट बर्नी के पास पहुंच गए और ग्रेनविल के किडनैपिंग का पूरा मामला उसे कह के सुनाया। उसके बाद बेलमोंट ने बर्नी को वो बातें बताई जो उसने आर्शर और ग्रेनविल के बीच होते हुए सुनी थी। बेलमोंट ने कहा, वे दोनों उस औरत को 20 लाख का चूना लगाना चाहते हैं। बर्नी ने कहा, वे अभी बच्चे हैं।
वो औरत ज्यादा नहीं तो कम से कम 60 करोड़ की आसामी है। कुछ दिन पहले हमारे आदमियों ने रोम में 70 लाख का किडनैपिंग किया था। हम इस काम को इस ढंग से करेंगे। फिर आधे घंटे तक बर्नी उनको सारी प्लानिंग बताता रहा। अब समझ में आया, सेक्रेटरी ने कहा, बहुत अच्छी तरह से। एक बात बताओ, इसमें हमारा हिस्सा कितना होगा? बर्नी ने कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अब आराम करो। इधर विला में धीरे से जब हेल्गा की नींद खुली तो कुछ देर तक वो भाव शून्यता की अवस्था में ज्यों की त्यों बिस्तर पर लेटी रही। थोड़ी देर बाद जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर ग्रेनविल का हाथ अपने हाथ में लेना चाहा तो उसे अपनी बगल में न लेटा पाकर उसे सारा वाकया याद आ गया। पिछली रात ग्रेनविल के किडनैपिंग के बाद वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी थी। तब उसे बेकाबू देखकर हीकल ने पानी के एक गिलास में नींद की 4-4 गोलियां घोलकर उसे पिला दी थी। कुछ देर बाद वो शांत हो गई थी और गहरी नींद सो गई थी। इस समय पिछली रात की घटना याद आते ही वो बेकरार हो गई। उसी समय हीकल कॉफी लेकर वहां पहुंच गया। 11:15 बज चुके हैं हिकल, और अभी तक किडनैपर्स का कोई संदेश नहीं आया। वो कह गए थे कि हम कल सुबह तुम्हें खबर कर देंगे कि क्रिस की रिहाई के लिए तुम्हें कितनी फिरौती देनी होगी। वो जरूर आपको बताएंगे मैडम, आपको धीरज धरना चाहिए। हेल्गा हाथ में गिलास लिए वहीं बैठ गई। मुझे बस यही शंका सता रही है कि किडनैपर्स कहीं उसे कोई शारीरिक हानि न पहुंचाए। वो ऐसा नहीं करेंगे मैडम, हीकल ने सांत्वना दी। उसी समय गेट की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनते ही हेल्गा के हाथ में पकड़ा गिलास छलक गया। शायद पोस्टमैन किडनैपर्स की चिट्ठी लाया है, मैं अभी देख कर आता हूं। हीकल ने जब दरवाजा खोला तो चौखट के बाहर आर्शर को खड़ा देखकर उसे हैरानी सी हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे से कुछ व्यक्त नहीं होने दिया। आर्शर ने कहा, कहो हीकल, कैसे हो? मुझे पहचानते हो ना? खूब पहचानता हूं, मैं मैडम रॉल्फ से मिलने आया हूं। वो इस समय घर पर नहीं है। वो इस समय घर पर ही है और मुझसे मिलेगी। तुम उनसे जाकर कहो कि मिस्टर ग्रेनविल के बारे में बात करने आया हूं। कुछ देर तक हीकल एकटक आर्शर की ओर देखता रहा, जो लगातार मुस्कुराए जा रहा था। अच्छा, यहीं रुको, हीकल ने उसके फटे हुए कपड़े देखते हुए कहा और दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। हेल्गा जो कसाव में टेरेस में खड़ी थी, हीकल को देखकर पूछी, कौन है? मैडम, मिस्टर आर्शर आपसे मिलने आए हैं। हेल्गा की आंखों में आग सुलगने लगी। आर्शर, उसमें यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? तुम उसे दफा कर दो, मैं उसे अपने घर में पग नहीं धरने दूंगी। आप आर्शर से मिलने तो अच्छा है मैडम, वो मिस्टर ग्रेनविल के बारे में आपसे बात करने आया है। ये सुनकर हेल्गा ने स्तब्धता के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपने आप पर काबू पाकर कहा, कहीं इस किडनैपिंग के पीछे उसका हाथ तो नहीं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैडम, लेकिन ऐसा हो सकता है। हेल्गा अपने कमरे में सोचने लगी। पिछली बार जब आर्शर ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी तो मैंने उसे अच्छी तरह से हरा दिया था। अब की बार भी ऐसे ही सही। उसे अंदर भेज दो हिकल, मैं उससे अकेले में बात करूंगी। आर्शर अंदर चला आया। आर्शर ने कहा, ओ हेल्गा, कितने दिनों से तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी, आखिर मुलाकात हो ही गई। हिकल धीरे से बाहर चला आया और दरवाजा बंद कर दिया। हेल्गा अपनी जगह पर खड़ी थी और वो फौलादी नजरों से आर्शर को देख रही थी। आर्शर ने कहा, तुम्हें मुझ में तब्दीली नजर आ रही है ना? मेरा सितारा गर्दिश में था, लेकिन अब मेरा भाग्योदय होने वाला है। ये सब पैसे का खेल है। तुमने यदि मेरी मुसीबत में मेरा साथ दिया होता तो मेरे पास भी पैसा होता। हेल्गा ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बस ये कह लो तुमसे बदला लेने आया हूं। तुम्हें याद है आज से 10 महीने पहले तुमने मुझसे क्या कहा था कि चारों इक्के मेरे हाथ में है। समय समय की बात होती है, उस समय तुम्हारे हाथ में थे और आज चारों इक्के मेरे हाथ में है। बात यूं है हेल्गा
कि 2 दिन पहले एक आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया था और मुझसे कहा कि मैं उसकी ओर से तुमसे बात करूं। इस काम के वो मुझे 10,000 फ्रैंक्स देगा। तुम जानती हो कि जब से तुमने मेरे पेट पर लात मारी है तब से मैं तंगी के दौर से गुजर रहा हूं। उसके बाद तुम्हारे दिवंगत पति ने मुझे ऐसा बदनाम किया कि लोग मेरी छाया से दूर भागते हैं। यही कारण है कि मुझे ऐसे काम करके अपना पेट पालना पड़ता है। खैर, छोड़ो पुरानी बातों को। किस्सा यह है कि जिस आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया था वो ये बात जानता है कि ग्रेनविल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने उसे अपने पास रखा हुआ था। वो ये भी जानता है कि तुम एक बहुत ही दौलतमंद औरत हो। उसी ने ग्रेनविल को किडनैप करवाया है ताकि तुमसे पैसा ऐंठ सके। वो एक माफिया है और बहुत ही निर्दयी है। उसे न जाने कहां से ये पता लग गया है कि किसी समय मेरे और तुम्हारे बीच गहरे संबंध थे, इसीलिए तुमसे बातचीत करने के लिए मुझे चुना है। हेल्गा ने कहा। मैं उस आदमी से खुद बात करूंगी। लेकिन वो तुमसे सीधे बात नहीं करना चाहता, वो मेरे थ्रू ही तुमसे बात करेगा। तो इसका मतलब है कि अब तुम गबनकार, कूटकार एवं ब्लैकमेलर होने के साथ साथ माफिया भी बन गए हो। आर्शर कुलबुला उठा। मुझे ये सब सुनाने से तुम्हारा मतलब हल नहीं होगा। मतलब की बात यह है कि मेरे क्लाइंट ने यह शर्त रखी है कि अगर तुम ग्रेनविल को जिंदा वापस चाहती हो तो 3 दिन के अंदर उसे 20 लाख की फिरौती दे दो। 3 दिन खत्म होते ही वो चौथे दिन ग्रेनविल का एक कान काट कर तुम्हें भेज देगा। ये सुनकर हेल्गा के पैरों तले से जमीन निकल गई। कहकर आर्शर उठकर बाहर जाने लगा। तुम सोचकर मुझे जवाब देना। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। कहकर आर्शर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और हेल्गा के सामने रख दिया। मेरे क्लाइंट ने यह लिफाफा तुम्हें देने को कहा था। कहकर आर्शर वहां से चला गया। हेल्गा ने कांपते हुए हाथों से वो लिफाफा खोला। उसमें 3 तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर हेल्गा के रोंगटे खड़े हो गए। उन तस्वीरों में ग्रेनविल जमीन पर पड़ा था और उसका चेहरा खून से लथपथ था। ये देखकर हेल्गा की भीतरी शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और वो अपना चेहरा हाथों में छिपाकर सिसकने लगी। उसी समय हिकल वहां पहुंच गया। हेल्गा ने हिकल से कहा कि मुझे मालूम था कि वे दुष्ट क्रिस के साथ ऐसा ही करेंगे। हिकल ने एक नजर तस्वीरों को देखा और हेल्गा को सांत्वना देते हुए बोला, आप अपने आप को काबू में रखिए मैडम। तुम इन तस्वीरों को तो देखो, उन राक्षसों ने क्रिस के साथ क्या किया है। हिकल दोबारा से उन तस्वीरों को देखने लगा। फिर कुछ सोचकर वो एक दराज के पास आया और उसमें से एक लेंस निकालकर उन तस्वीरों पर रखा और उन्हें ध्यान से देखने लगा। तब उसने वो लेंस और तस्वीरें एक तरफ रख दी और हेल्गा को बोला, मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो। हिकल ने एक तस्वीर उठाई और हेल्गा की ओर लहरा कर बोला, मैडम, टोमेटो सॉस है। टोमेटो सॉस। तुम कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं मैडम कि मिस्टर ग्रेनविल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इन तस्वीरों में ढोंग दिखाया गया है। जो कुछ भी है हिकल, मुझे क्रिस को हर कीमत पर वापस हासिल करना है। आपके विचार में वे आदमी जिन्होंने मिस्टर ग्रेनविल को किडनैप किया था वो विला के अंदर कैसे घुसे। एंट्री गेट से आए थे, और कहां से आ सकते थे। लेकिन एंट्री गेट तो मैंने खुद अपने हाथ से बंद किया था मैडम। हेल्गा उसकी ओर देखने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हिकल। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किडनैपर एंट्री गेट से अंदर आए थे और एंट्री गेट मैंने अपने हाथ से बंद किए थे। आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ अंदर आने के बाद मिस्टर ग्रेनविल आपको यहीं कमरे में छोड़कर बाथरूम या बाहर लॉबी में गए थे। हाँ, क्रिस बाथरूम गया था। तो इसका मतलब है उन्होंने ही एंट्री गेट खोला होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ग्रेनविल ने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई। ये तस्वीरें जाली हैं मैडम, और इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर ग्रेनविल ने ही एंट्री गेट खोला। इससे क्या पता चलता है
इसका अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं। क्रिस को मेरे साथ प्यार है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मालूम है तुम्हें उससे नफरत है। मैडम, मैंने मिस्टर आर्शर और आपके बीच की बातचीत रिकॉर्ड की है। आर्शर की बातों से साफ जाहिर होता है कि ये कोई घोटाला है। मेरी राय ये है कि आपको ये मामला पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए। पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए? तुम्हारी मत मारी गई है। क्रिस माफिया के कब्जे में है। यदि मैंने पैसा नहीं दिया तो वे उसका एक कान काटकर मुझे भेज देंगे। मेरे लिए पैसा कोई महत्व नहीं रखता। मेरे पास ढेरों पैसा है। मुझे तो क्रिस वापस चाहिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मेरे मामलात में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। क्रिस बेचारा मुसीबत में फंसा है और तुम उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो कि उसने खुद अपना अपहरण करवाया है। कहकर हेल्गा ने दरवाजा बंद किया और अपने बेडरूम में चली गई। टिकल काफी समय तक वहीं टेरेस पर खड़ा रहा और सोचता रहा। आखिर उसे एक बात याद आई। जैक आर्शर हिलायस विला से अपने किराए के विला की ओर वापस जा रहा था। वो इस समय बहुत ही खुश था कि मैं हेल्गा को उस बिंदु पर ले आया हूं जहां मैं उसे लाना चाहता था। पैसा देने के अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं। परसों तक मेरी जेब में 10 लाख होंगे। ये रकम हाथ लगते ही मैं न्यूयॉर्क रवाना हो जाऊंगा और वहीं बसकर कंसल्टेंट का काम शुरू कर दूंगा। मेरी अगली पिछली कसर निकल जाएगी। इन्हीं विचारों में मस्त आर्शर अपने विला पहुंच गया। किराए की मर्सिडीज को पार्क किया और बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए वहीं बाहर से आवाज लगाई, क्रिस, काम बन गया। लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आर्शर के माथे पर बल पड़ गए। वो दौड़कर बेडरूम में आया, लेकिन ग्रेनविल बेडरूम में भी नहीं था। तब उसने बाथरूम में झांक कर देखा, वो भी खाली था। फिर आर्शर ने सारा विला छान मारा, लेकिन ग्रेनविल का नामो निशान नहीं था। वो गायब हो चुका था। आर्शर के रवाना होने के बाद ग्रेनविल एक आराम कुर्सी पर बैठ गया था और सिगरेट के कश लेने के साथ सोचने लगा था कि अब बस 3 दिन की बात है, फिर मैं 10 लाख का मालिक होऊंगा। ये रकम हाथ लगते ही मैं वेस्ट इंडीज चला जाऊंगा और कुछ दिन बाद जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा तो मैं वापस लौट आऊंगा। ग्रेनविल इन्हीं विचारों में ग्रस्त था कि उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। उसने जो घूमकर पीछे देखा तो चौंक कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कमरे के दरवाजे की चौखट पर सेगेटी और बेलमोंट खड़े थे। तुम लोग यहां कैसे? तुम तो जेनेवा जा रहे थे। हमने अपना इरादा बदल लिया था। तुम यहां क्या करने आए हो? ग्रेनविल ने घबराहट से पूछा। हम तुम्हें लेने आए हैं। सेगेटी और बेलमोंट ने उसे कार में बिठाया और वहां ले गए जहां पर बर्नी उनका इंतजार कर रहा था। ओह मिस्टर ग्रेनविल, हम दोनों की ये पहली मुलाकात है, लेकिन हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, जैक आर्शर। बर्नी के चेहरे पर हालांकि मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों से ग्रेनविल को दहशत होने लगी थी। बर्नी ने कहा, मैं आपको अभी सारा किस्सा समझाता हूं। बात यह है कि आर्शर मेरे पास आया था और उसने मुझसे 2 भरोसेमंद आदमियों का इंतजाम करने को कहा था जो एक किडनैपिंग का नाटक कर सके, और इस काम के लिए आर्शर ने मुझे 1000 और इन दोनों को 4-4 हजार दिए थे। अब मुझे ये पता चला है कि आप दोनों इस किडनैपिंग के नाटक से 20 लाख बनाने का इरादा रखते हैं। आप जानते हैं कि किडनैपिंग एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा मौत होती है। हम लोगों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर ये काम किया, तो हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हमें और पैसा मिलना चाहिए। ग्रेनविल ने कहा, तो तुमने आर्शर से बात की होती, मुझे यहां क्यों लाए हो? बर्नी ने कहा, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि हम आपको यहां क्यों लाए हैं। हम आपको यहां इसलिए लाए हैं क्योंकि हमने आपको किडनैप कर लिया है और आपकी ये दूसरी किडनैपिंग पहले की तरह नकली नहीं है। ग्रेनविल ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप और मिस्टर आर्शर दोनों अनाड़ी हैं। आपको ऐसा मौका मिला है जिसमें आपका ऐसी औरत से वास्ता पड़ा है जो अरबपति है और वो आप पर मोहित है
और आप उससे सिर्फ 20 लाख ही निकालना चाहते हैं। आजकल फिरौती का भाव 70 लाख से ऊपर चल रहा है। सो इस हालात से अब मैं खुद निपटूंगा और आपकी आशिक को उसका प्रेमी यानी आपको लौटाने के लिए 1 करोड़ की फिरौती तलब करूंगा। इसमें से 5 लाख आर्शर को दूंगा, बशर्ते कि आपने सहयोग दिया तो। सहयोग से तुम्हारा मतलब? सहयोग से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपकी आशिक को धमकाने के लिए आपके कान या हाथ की उंगली काटकर भेजनी पड़े। ऐसी सूरत में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सेगेटी आपका अंग काटकर गर्म लोहा उस पर रख देगा, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं। इससे पहले ही आपकी आशिक फिरौती देकर आपको रिहा करवा लेगी। बर्नी ने आगे कहा, अब मैं आर्शर से मिलना चाहता हूं। उसे मेरे और हेल्गा रोल्फ के बीच बिचौलिए की भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं आधे घंटे बाद वापस लौट आऊंगा। इस बीच सेगेटी और बिलमोंट आपका ध्यान रखेंगे। इधर हेल्गा फिरौती का प्रबंध करने के लिए बैंक जाने को तैयार हुई। हेल्गा ने कहा, शाम तक वापस लौटूंगी। आप मेरी एक सलाह मानिए मैडम। मैं तुम्हारी कोई सलाह नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। तुम्हें कोई हक नहीं था मिस्टर ग्रेनविल पर झूठे इल्जाम लगाने का। मैं हर कीमत पर उसे माफिया के चंगुल से मुक्त कराऊंगी और उससे शादी करूंगी। और कान खोलकर सुन लो, जब मिस्टर ग्रेनविल से मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हें उसी तरह से उनकी सेवा करनी पड़ेगी जिस तरह मेरी करते हो। तुम्हें मंजूर हो तो नौकरी करना, नहीं तो छोड़ देना।